सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कैमवर्स। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। और लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन भी किया है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अच्छा देखो, ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है ना, इससे क्वेश्चंस मैंने वैसे तो पहले से आपको क्लियर किया है कि हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। बट जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इसमें से थ्योरेटिकल पार्ट आने के भी चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो हम इसको पहले अच्छे से समझेंगे, ठीक है। बट फिलहाल पहले यहाँ पे जरा देखना कि ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने टॉपिक लिखा हुआ है, बट साथ में मैंने कुछ टर्म्स अलग अलग से पहले से मेंशन कर रखी है। इसका मतलब क्या, ठीक है। देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर अगर आपको समझना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स समझने पड़ेंगे, ठीक है। जैसा कि आप सबको पता है कि इस यूट्यूब चैनल में बेसिक कॉन्सेप्ट पहले क्लियर किए जाते हैं, फिर हम ऊपर के लेवल पे चलते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर समझना है ना, तो सबसे पहले एक टर्म जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म होता है, एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये इस टाइप की मेम्ब्रेन होती है जिसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे, ठीक है। और ये पर्टिकुलरली कुछ ही सब्सटेंस को ऐसा होता है जो अलाउ करती है अपने थ्रू पास होना, ठीक है। मतलब जैसे कि आप अगर यहां पे देखोगे तो यहां पे मैंने सीधा लिखा हुआ है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पे कि टाइप ऑफ शीट और फिल्म विच हैव सब माइक्रोस्कोपिक होल्स और पोर्स, ठीक है। छोटे छोटे, ज्यादा नहीं, बहुत छोटे छोटे, ठीक है। अच्छा, यहां पे इस पॉइंट को जरा ध्यान से देखना, ओनली सिलेक्टेड वन कैन पास। भाई सिर्फ सिलेक्टेड वन ही पास हो पाती है, ठीक है। और वो कौन होता है सिलेक्टेड वन, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लाइक वाटर कैन अलाउ टू पास थ्रू एसपीएम। अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि मैंने सिलेक्टेड वन जो बोला था वो किसके लिए बोला था, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। भाई सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होता है, आपको पता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट आपका एसपीएम के थ्रू पास नहीं हो पाता है क्योंकि एसपीएम उसको अलाउ करती नहीं है, ठीक है। बट जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होते हैं एसपीएम उसको अलाउ करती है अपने थ्रू पास हो, ठीक है। अच्छा, रीजन भी क्या है मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया, जैसे कि आप देख सकते हो सॉल्यूट के पार्टिकल्स थोड़ा लार्ज होते हैं, ठीक है। बट जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं। तो ये भी एक मेन रीजन है, क्योंकि आपको पता है कि एसपीएम एक क्या है, आपके एक शीट टाइप की एक शीट है या फिर फिल्म है, ठीक है, जो आपको बोलना है, ठीक है, जिसमें छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्ट होल्स रहते हैं, ठीक है। और वो जो इतने छोटे छोटे पोर्स या फिर होल्स रहते हैं ना, उनके थ्रू बस छोटे छोटे मॉलिक्यूल को ही पास होने का अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि सॉल्वेंट, जैसे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स, तो सिर्फ ये ही आपके एसपीएम के थ्रू पास हो सकते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल नहीं, ठीक है। अच्छा चलो, ये तो हमने एसपीएम के बारे में समझ लिया, इसका मेजर इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, मैं आपको अभी डायग्राम में भी समझा दूंगा। बट फिलहाल थोड़ा आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको दूसरा पॉइंट जो मेंशन कर रखा होगा मैंने, डिफ्यूजन। देखो भाई, डिफ्यूजन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसको अगर आपने समझ लिया ना तो आप ऑस्मोटिक प्रेशर भी बड़ी आसानी से समझ जाओ, ठीक है। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन होता है आपके पास किसी भी टाइप के सब्सटेंस का ट्रैवल करना। अब वो ट्रैवल कैसे करता है भाई, वो ट्रैवल करेंगे आपके पास हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ, यही काम होता है बस उनका, ठीक है। अच्छा, यहां पे देखना जरा, मैंने डेफिनेशन भी लिखी, डिफ्यूजन मतलब मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसेंट्रेशन। तो मतलब डिफ्यूजन का मतलब आप आराम से समझ गए, ठीक है। कोई इतनी वो नहीं है। अगर बाय चांस, जैसे यहाँ पे आपको थोड़ा मैं वैसे भी समझा देता हूँ, जैसे यहाँ पे एक हल्का बहुत डायग्राम देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे बाय चांस जैसे मैंने एक एसपीएम लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे आपके पास सॉल्वेंट है, या फिर आप यहाँ पे सॉल्यूशन ले लो, सॉल्यूशन 1, और यहाँ पे आप क्या ले लो, सॉल्यूशन 2, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे, यहाँ पे सॉल्यूट के पार्टिकल भी होंगे और सॉल्वेंट के पार्टिकल भी होंगे, यहाँ पे भी सॉल्यूट के पार्टिकल भी होंगे और सॉल्वेंट के पार्टिकल भी होंगे, ठीक है। तो कोई ना कोई अपनी कंसंट्रेशन से, कोई ना कोई, चाहे कोई इधर मूवमेंट करे चाहे कोई इधर मूवमेंट करे, कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो कि अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या कर रहे होंगे, मूवमेंट कर रहे होंगे, ठीक है। यही हमारा पार्ट रहता है, बस इसी को हम डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। बट अब देखो, अब हमारे पास मेन टॉपिक आ गया, ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, देखो ऑस्मोसिस एक ना स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन होता है भाई। इसमें मूवमेंट होती है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, बट पर्टिकुलरली किसकी होती है वो मेंशन करता है, ठीक है। अब यहां पे जरा ध्यान से देखना, solvent particles flow from its higher concentration to its lower concentration through SPM, ठीक है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको ऑस्मोसिस के बारे में समझना है तो ऑस्मोसिस की एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर आपके पास सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ट्रेवल कर रहे हैं एसपीएम के थ्रू, ठीक है, कहां से, हायर कंसेंट्रेशन से, सॉरी लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की तरफ, तो वो आपका क्या हो जाता है, ऑस्मोसिस हो जाता है, ठीक है। अच्छा, शायद मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन कर रखा होगा मैंने
हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, थोड़ा सा मिसमैच हो गया था, इस चीज को यहाँ पे बड़े ध्यान से देख लेना, डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, ठीक है। तो देखो यार ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि ये जो प्रोसेस होती है ये एक स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन की प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा एक और चीज, ये इसमें क्या है, ये नेचुरली अकर्ड होती है, खुद ब खुद हो रही है, मतलब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स क्या कर रहा है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चल रहा है, ठीक है, यही चल रहा है, ठीक है। अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगा अभी, ठीक है, उसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, बट फिलहाल पहले यहाँ पे देखो एक लास्ट पॉइंट, कंटिन्यू फ्लोट टिल इक्विलिब्रियम अटेंड। भाई अब बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर अगर वो मूवमेंट कर भी रहे हैं, अगर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के तरफ मूवमेंट कर रहा है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कब तक? भाई तभी तक होगा जब तक वो दोनों के दोनों क्या कर लेंगे, जब दोनों साइड बराबर ना हो जाता, बराबर समझ लो, मतलब जब इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक वो ऐसा फ्लो चलता ही रहेगा। बट फिलहाल मैं आपको यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझा देता हूं। देखो मान लो ये आपके पास दो कंटेनर थे, ठीक है, और चलो यहां पे ना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं, ठीक है, ये आपकी क्या है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब जो यहां वाला पार्ट है, इधर बड़े ध्यान से देखें, ये है आपके पास प्योर सॉल्वेंट, और जो इधर वाला पार्ट है यहां पे आपके पास है सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स भी, मतलब ये आपके पास एक सॉल्यूशन, ठीक है भाई। अब देखो आपको पता है, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की सबसे ज्यादा हायर कंसंट्रेशन का है, आप बोलोगे सर यहां इस वाली साइड में, यहां पे कैसी है कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन, ठीक है, बट लो कहां पे होगी, आप बोलोगे सर इस साइड में, यहां कैसी है सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की, लोअर कंसंट्रेशन। तो ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ना, ये पता है क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को ही ट्रेवल करने का मौका, ठीक है, ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स को ट्रेवल करने का मौका नहीं देता। जैसे यहां से देखो, यहां से धीरे धीरे करके हायर टू लोअर, हायर टू लोअर, इसके थ्रू धीरे धीरे करके पास होते जाएंगे, ये देखो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, देखो कितना सिंपल है, ठीक है। आप मूवमेंट भी देख सकते हो इस तरीके से, समझ रहे मेरी बात को? तो मैं बस आपको यही कहना चाह रहा कि सिर्फ और सिर्फ ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रोसेस है, स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन होता है जिसमें ओनली सॉल्वेंट के पार्टिकल्स अलाउ होता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ताकि वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो सके, ठीक है। और अब उनकी जो मूवमेंट होती है कैसे होती है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है भाई, इतना ही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको आराम से समझ सकते हो। अच्छा एक और पॉइंट, थोड़ा सा बस एक और पॉइंट है मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूं, यहां पे ध्यान रखना मूवमेंट कैसी हो रही है, यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना, हायर कंसंट्रेशन लेकिन प्योर सॉल्वेंट के लिए, टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, ये भी सॉल्वेंट की ही बात कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे अगर ऑस्मोसिस की आपको डेफिनेशन बनानी होती है तो डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रैवल करते हैं, ठीक है। अच्छा और ये जो है मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, प्योर सॉल्वेंट के लिए मेंशन कर रखा है, ये अभी आगे आएगा, क्योंकि ऑस्मोसिस की कभी कभार दूसरी डेफिनेशन भी बन जाती है और वो थोड़ा आपको कंफ्यूज कर देता है दूसरी तरीके से डेफिनेशन बना के, ठीक है। तो मैं वो भी अभी आपको यहाँ पे मेंशन करके अच्छे से समझा देता हूँ, बट फिलहाल पहले आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो मैंने अभी आपको कुछ टाइम पहले बोला था कि जो ऑस्मोसिस है उसकी डेफिनेशन क्या होती है हमारे, जिसमें सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। ध्यान रखना सॉल्वेंट के पार्टिकल्स थ्रू एसपीएम व्हिच मीन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब बड़े ध्यान से सुनना, यहीं पे मैंने ना इसी की दूसरी डेफिनेशन भी लिखी हुई है ऑस्मोसिस की। अब ये क्या है भाई, तो बहुत सारे बच्चे ना यहाँ पे ही कंफ्यूज होते हैं। देखो सबसे पहले ना मैं एक सिंपल सी चीज समझा देता हूँ, बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक, ठीक है। अगर सॉल्यूशन में, बड़े ध्यान से देखना, अगर सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन की बात हो रही है, चाहे वो हाई हो या लो हो, बड़े ध्यान से सुनना, अगर सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन की बात हो रही है चाहे वो हाई हो या लो हो, तो हमेशा बात किसकी होगी, सॉल्यूट के पार्टिकल्स की, ठीक है। तो कैसे, अगर मैंने यहां पे लो कंसंट्रेशन मेंशन किया हुआ है किसमें, सॉल्यूशन में, तो इट मींस सॉल्यूट किस अमाउंट में है मेरा, लो अमाउंट में, और सॉल्वेंट किस अमाउंट में, हाई अमाउंट, इसको ध्यान रखना।
अगर मैं मेंशन करता हूं कि हायर कंसंट्रेशन किसमें, सॉल्यूशन में मेंशन कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो इट मींस सॉल्यूट मेरा किस अमाउंट में, हाई अमाउंट में, एंड जो सॉल्वेंट का अमाउंट है मेरा वो क्या है, लो, ठीक है। तो आप यहां पे इसको अच्छे से देख सकते हो, इस ग्राफ को ना थोड़ा सा, इस चार्ट को थोड़ा सा याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे ना यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन अब एमसीक्यूज में आ गया, बच्चे परेशान हो जाएंगे कि यार हमने तो पढ़ा है ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन होता है जिसमें हमारे पास सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ट्रेवल करते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ थ्रू एसपीएम। बट यहाँ पे तो अलग ही सिस्टम है, यहाँ पे तो लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है और हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है, जिसमें हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रेवल हो रहा है। भाई ये तो दूसरी डेफिनेशन बन गई। देखो ना मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम इज ऑस्मोसिस, ठीक है। अच्छा, यहां पे कंफ्यूज होने से बढ़िया एक चीज देखना जरा, मैंने बात किसकी करी है, सॉल्यूशन की, और उससे पहले बात किसकी हो रही थी, सॉल्वेंट की। भाई सॉल्वेंट का अमाउंट वही है, डेफिनेशन वही है अभी, बस यहाँ पे दूसरी तरीके से दिखाया हुआ है। डेफिनेशन क्या है, आप अभी तक वही पढ़ रहे हो ना कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ट्रेवल कर रहे हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। जरा यहाँ पे ध्यान दो, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स यहाँ पे कैसा है, हायर कंसंट्रेशन में, कैसे यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन में, और यहाँ पे कैसा है, लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। अरे बात तो वही है घुमा फिरा के, है ना, कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स क्या है यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन में और यहाँ पे कैसे है, लोअर कंसंट्रेशन में। बस डेफिनेशन उन्होंने क्या किया, इन दोनों को हटा के डेफिनेशन के उन्होंने ये यूज कर दिया, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन बेस, हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन बेस। तभी तो उन्होंने एक नई डेफिनेशन बना दी, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, ठीक है, टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम इज ऑस्मोसिस। तो ध्यान रखना कि अगर आपके पास दो टाइप की डेफिनेशन आती है, दोनों में से कुछ भी पूछना है, चाहे वो पहली वाली हो जो मैंने लिखाई है, ठीक है, चाहे वो ये वाली हो, तो दोनों का मतलब सेम ही है और मैंने आपको समझा भी दिया है। तो इसको अगर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होगा तो वीडियो को थोड़ा बहुत रिवाइंड करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, ज्यादा कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर, अब इसमें आ जाते हैं। भाई देखो ऑस्मोटिक प्रेशर ये क्या होता है, भाई ये एक मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर है, ठीक है, उतना ही अमाउंट ऑफ प्रेशर होता है ताकि बस सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं ना हमारे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, बस उनकी मूवमेंट को रोक दिया जाए। फॉर एग्जांपल जैसे ना एक पहाड़ से साइकिल आ रही है आपकी तरफ, ठीक है, अब वो बड़ी स्पीड में, ठीक है, अब आपको सिर्फ इतना ही प्रेशर लगाना है कि साइकिल रुक जाए, इतना ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना कि साइकिल पीछे चलती जाए, ठीक है, नहीं, आपको बस इतना मिनिमम प्रेशर अप्लाई करना है कि जो उसकी मूवमेंट हो रही है आपकी तरफ उसको आपको रोकना है। तो यही मतलब होता है, डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इट इज द एक्स्ट्रा प्रेशर टू द सॉल्यूशन साइड, सॉल्यूशन साइड में अप्लाई होता है। ये कौन सी साइड में, सॉल्यूशन साइड में, यहाँ पे अभी आप डायग्राम में भी समझ जाओगे, सॉल्यूशन साइड में अप्लाइड होता है टू जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, सिंपल है, ठीक है। अच्छा डायग्राम के थ्रू समझते हैं। भाई देखो यहाँ पे सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। अब वो प्रेशर कुछ ना कुछ क्या होता है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अगर सिंपल एटीएम की बात चल रही है तो इट मींस वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना का होता है, 1 एटीएम का। सॉल्यूशन के साइड में भी कोई ना कोई प्रेशर होगा, 1 एटीएम का प्रेशर है, ठीक है। अब आपको पता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हमारे पास ट्रेवल क्या होता है सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का, ये हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हमें पता है। लेकिन अब ये मूव करते ही जा रहे हैं, करते जा रहे, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे वैसे तो देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था ही था, लेकिन हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दिया, जिसको मैंने किससे डिनोट किया, पाई से, और पाई को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो यही तो है बस एक मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर जिससे हम क्या कर सकते हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की सिर्फ मूवमेंट को रोक सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया इट इज डिनोटेड बाय पाई, किससे डिनोट करते हैं हम इसे, पाई से, ठीक है। अच्छा एक और चीज हमें पता चला, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, भाई मैथमेटिकल टर्म में भी चल लेते हैं जब इतना चले गए, ठीक है। तो आपको पता है पीवी इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, एन आर टी, ठीक है। पी क्या होता है, प्रेशर, प्रेशर को मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई लिख सकता हूँ, भाई प्रेशर तो है, ऑस्मोटिक प्रेशर ही तो है, मैंने इसे पाई लिख लिया, ठीक है। तो पाई को मैंने लिख लिया और वी को मैं इधर लेके आ गया, एन अपॉन वी आर टी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, बस एन अपॉन वी क्या होता है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन एन अपॉन वी, या फिर आप इसको कंसंट्रेशन को आप क्या बोल सकते हो, मोलैरिटी, कैपिटल एम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस में होनी चाहिए आपकी, वॉल्यूम होनी चाहिए आपकी लीटर में,
ठीक है। तो इट मींस मैं n अपॉन v को वैसे तो मैं इससे भी डिनोट कर सकता हूं m r t से, ये कैपिटल M है, ठीक है। बट क्योंकि मोलैरिटी किसको डिनोट कर रही है, कंसंट्रेशन को जो डिनोट कर रही है, तो मैं कंसंट्रेशन के बदले यहां पे क्या लिख लूंगा CRT। तो ध्यान रखना पाई इज इक्वल टू CRT, ये आपका एक मैथमेटिकल टर्म है, ठीक है, और ये आपका एक फॉर्मूला है ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, क्योंकि अब हम इसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, हमें कैसे पता चला कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो मैंने आपको पहले ही वीडियो में कंफर्म किया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होने के लिए हमेशा ध्यान रखना कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पे वो प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, ठीक है। नंबर ऑफ सॉल्यूट तो आपको दिख रहा होगा n, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऑब्वियसली बात है डिपेंड करिए, इट मींस ये भी क्या है हमारे पास एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को याद रखना, इस फॉर्मूले को नोट कर लो, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, थोड़ा ना न्यूमेरिकल से पहले मैं आपको इसके एग्जांपल और एडवांटेजेस भी बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल के बाद बताऊंगा तब तक आप लोग भूल भी जाओगे, ठीक है, कि ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या। देखो बोर्ड में ना कभी कभार ना केस बेस्ड स्टडी में क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जांपल के बेस पे, ठीक है। जैसे आपने ना किशमिश उसको देखा होगा, पहले तो नॉर्मल रहता है ऐसा सिकुड़ू सा, ठीक है। जब आप उसको पानी में डाल देते हो भिगोने के लिए, ठीक है, सुबह के टाइम पे देखना स्वेल हो जाता है, ठीक है। अब आपने जिस ग्लास में पानी रखा था वहां पे पानी की कंसंट्रेशन क्या थी, हाई थी, और वो किशमिश है जो उसके अंदर पानी की कंसंट्रेशन क्या थी, लो थी। तो ट्रैवल कैसे कर रहा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इट मींस वो क्या है, ऑस्मोसिस, ठीक है। तो मैंने बोला ना उसके वो एग्जांपल है, व्हेन अ रेजिन कीप्स इन वाटर एंड इट स्वेल्स। सेम हाथों को कभी पानी में डालना, भाई जब हमारी बॉडी पानी में ज्यादा देर तक रह जाती है तो कभी अपने हाथों को देखो सिकुड़ने से लग जाता है, ऐसे दरारें सी दिख जाती है। क्या रीजन है उसका, सिंपल सा वही रीजन है ना यार, पानी बाहर, जहां पे हम पानी में चाहे बाथरूम में हो चाहे बार टब में कैसे भी हो, मतलब ठीक है, आप उसमें देखना वहां पे पानी में पानी कैसा अभी हाइयर कंसंट्रेशन में, ठीक है, और हमारी बॉडी में पानी कैसा है लोअर कंसंट्रेशन में। तो बाहर से हमारी बॉडी में ट्रेवल कर रहा है हाथों में, हाथों को देखने कभी दरारें आ जाती है, तो वो क्या है, ऑस्मोसिस है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन ट्रेवल करना, ठीक है। वो भी एग्जांपल दे रखा है। फिर एक और सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर एंड मिनरल को इनटेक करते हैं थ्रू रूट्स, और कौन सी प्रोसेस होती है उसमें भी, ऑस्मोसिस, ठीक है, सिंपल है। और अगर बाय चांस कभी एडवांटेजेस लिखने के लिए आ जाते हैं, वैसे तो बहुत रेयर है बट एडवांटेजेस भी पता होना चाहिए कि जो मेरे पास ये ऑस्मोटिक प्रेशर है एकमात्र ऐसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो कि क्या होती है हमारे पास आराम से रूम टेम्परेचर में मेजर्ड हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अगर वो रूम टेम्परेचर में मेजर्ड हो सकती है तो किसके लिए ज्यादातर यूजफुल होता है, वो बायोमोलिक्यूल्स के लिए, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स के लिए क्यों, क्योंकि वो बायोमोलिक्यूल्स आपके हायर टेम्परेचर पे ज्यादा स्टेबल नहीं रह पाते हैं, तो उनको कौन सा टेम्परेचर चाहिए होता है, रूम टेम्परेचर चाहिए होता है, नॉर्मल, ठीक है, हायर टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं रह पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे किसके लिए यूजफुल होता है ज्यादातर, बायोमोलिक्यूल्स के लिए। बाकी आप एक और ऐसा छोटा सा एग्जांपल लिख सकते हो, या सॉरी एडवांटेज लिख सकते हो एक और, कि मोलैरिटी आपका यूज किया जाता है इंस्टेड ऑफ मोलैलिटी, ठीक है। तो ये छोटा सा मैंने कुछ टर्म्स आपको पहले क्लियर कर दिए हैं, अभी हम इसके पार्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, बट वो पहले एक दो न्यूमेरिकल करने के बाद, ठीक है, क्योंकि उसी के बेस पे मैं न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा। तो फिलहाल पहले आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर आगे हम न्यूमेरिकल पे चलते हैं। चलो ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, ठीक है। पहला न्यूमेरिकल क्या कहता है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू 5% वेट बाय वॉल्यूम केन शुगर सॉल्यूशन एट 15 डिग्री सेल्सियस। चलो ठीक है, इसका आराम से इजी हो जाएगा, बट एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे ना वेट बाय वॉल्यूम दे रखा है। अगर वेट बाय वेट या मास बाय मास लिखा रहता है ऐसी कोई चीज है, तो उसमें हमेशा ध्यान रखना, उसमें हम क्या करते हैं, जैसे अगर आपने 5% के केस में, ठीक है, तो जैसे आप एज्यूम करते हो ना कि 100 ग्राम का सोल्यूशन था, तो 100 ग्राम का सोल्यूशन में से 5%, 100 ग्राम का 5% कितना होगा, 5 ग्राम। तो आप बोलते थे कि भाई 5 ग्राम मेरा सॉल्यूट और बाकी का बचा 95 ग्राम मेरा सॉल्वेंट है, तो वो किस केस में था, बाई मास के केस में होता है, बट यहाँ पे वेट बाय वॉल्यूम है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, आप एज्यूम करोगे, सबसे पहले आप क्या एज्यूम करोगे, लेट एज्यूम कितने का था आपके पास, ये आपके पास था 100 ml का सॉल्यूशन, ठीक है, 100 ml का है, हाँ, तो ये मतलब 1 लीटर का जितना आपको मानना है, ठीक है, 100 ml का, तो 100 ml का 5% कितना होगा, ऑब्वियसली बात है 5 ग्राम, मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना है आपके पास, 5 ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा आपको पता है, केन शुगर सुक्रोज कितना होता है, 342 ग्राम, भाई ठीक है, दो चीजें और मिल गई, और टेम्परेचर दे रखा है, टेम्परेचर कितना दे रखा है, 15 डिग्री सेल्सियस। आप इसको चेंज कर लो केल्विन में, कैसे करोगे, 273 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 288 केल्विन, ओके। और क्या है, और कुछ है, और कुछ नहीं है, फॉर्मूला लगाते हैं डायरेक्ट, पाई इज इक्वल टू
CRT मतलब मोलैरिटी, ऑस्मोटिक प्रेशर तो हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। कंसंट्रेशन कितना हमारे पास, वही N अपॉन V करेंगे, ठीक है। तो N अपॉन अगर V करेंगे हम R, अच्छा R क्या होता है, R आपको पता होगा वैसे, R क्या होता है मेरे पास, गैस कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो गैस कांस्टेंट की वैल्यू वैसे तो आप जूल पर केल्विन के फॉर्म में 8.314 भी लग सकते हो, ठीक है। बट अगर आपको मोल के फॉर्म में दिया रहता तो 0.0821 भी रख सकते हो, मोल पर केजी, ठीक है। इसके फॉर्म में भी रख सकते हो आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, 0.0821, ठीक है। बट थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना कि N अपॉन V तो हो गया, R की वैल्यू मैंने 0.0821, देखो 0.0821 रखो या 8.314 रखो, ज्यादा कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। थोड़ा बहुत आपका आंसर आगे पीछे मतलब इतना आ सकता है, पॉइंट में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन इतना ज्यादा भी गैप नहीं आएगा कि आपका एग्जैक्ट आंसर से आपको बहुत ज्यादा गैप आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी वैल्यू रख सकते हो आप, जैसे मैंने यहाँ पे वैसे जनरली आप इसी वैल्यू को रखना, एग्जैक्ट आंसर आएगा 0.0821, ठीक है। टेम्परेचर आपको पता है कितना होता है, 288। NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास कितना है 5 ग्राम, मोलर मास कितना है 342 ग्राम, वॉल्यूम कितना है 100 ml, लेकिन हमको चाहिए कि इसमें होती है मोलरिटी का फॉर्मूला पता है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो लीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे 1000 से इसको डिवाइड करा देंगे। देन उसके बाद मेरे साथ में क्या चल रहा है 0.0821 चल रहा है, ठीक है, इनटू 288, तो इसका जरा कैलकुलेट करिए, इसको कैलकुलेट करिए, इसको कैलकुलेट करोगे जब आप, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 3.4 के समथिंग, 3.4 के समथिंग में ही आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा, सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा। तो पाई की वैल्यू यहाँ पे आएगी 3.4 के समथिंग, मोटा मोटा आप देख लेना कैलकुलेट करके, ठीक है। तो ये आपका न्यूमेरिकल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। चलो ठीक है, दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं जरा। 200 centimeter cube of aqueous solution contains 1.26 gram of a polymer. The osmotic pressure of this solution is 2.6 into 10 की power minus 3 atm at 300 Kelvin. Calculate molar mass of polymer. ठीक है भाई, तो यहाँ पे तो कुछ क्वेश्चन ही घुमा के दे दिया है, अब आपको मोलर मास पूछा हुआ है पॉलीमर का, पॉलीमर का सॉल्यूट मान लो, ठीक है। चलो जरा आप देखते हैं यहाँ पे, एक्स मानो सॉल्यूट जो आपको मानना है, ठीक है, आपको पता है, पहले जो जो वैल्यू गिवन है हम उसको लिख लेते हैं। पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एटीएम, एक चीज मिल गई। टेम्परेचर कितना दे रखा है, केल्विन में दे रखा, तो दिक्कत ही नहीं है। अच्छा तो इसमें जरा एक चीज देखो, वॉल्यूम, वॉल्यूम हमको दे रखी है 200 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको आपको पता है वॉल्यूम तो आपको लीटर में चाहिए होती, तो क्या करोगे 1000 से डिवाइड, 1000 से डिवाइड करा लो, ठीक है, आपका लीटर में हो जाएगा। अच्छा और क्या क्या गिवन है, और आपको गिवन मास ऑफ सॉल्यूट है मतलब पॉलीमर का 1.26 ग्राम। चलो भाई फॉर्मूला लगाते हैं जरा, पाई इज इक्वल टू CRT, कितना है पाई 2.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ठीक है। C N अपॉन V होता है फॉर्मूला, N क्या होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 1.26, मोलर मास तो निकालना है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं MB, ठीक है। फिर वॉल्यूम आपको पता ही है कितनी है 200 अपॉन 1000, R की वैल्यू क्या होती है मैंने अभी भी कुछ टाइम पहले बताई थी 0.0821, इसको पुट करना है 8.314, जो आपका मन करे, आंसर आपका एग्जैक्ट ही आ जाएगा। टेम्परेचर कितना गिवन है 300 केल्विन। चलो भाई अच्छी खासी कैलकुलेशन है भाई, देखो इन क्वेश्चन में ना कैलकुलेशन ही रहती है मेन, ठीक है। तो मैं तो वीडियो में टाइम वेस्ट करता नहीं हूँ कैलकुलेशन में, ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं निकाल नहीं सकता, लेकिन क्या होता है ना लेंथी चल जाती है। बट आप लोगों की खास बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप बोर्ड में जाओगे और बोर्ड में कैलकुलेशन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या फायदा न्यूमेरिकल पूरा आ गया और कैलकुलेशन करके गलत आ गया, आंसर ही नहीं आ रहा है, ठीक है। आसपास भी आया, कितनों का तो आसपास भी नहीं आता, भले उनको न्यूमेरिकल भी आ जाए, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो आपके पास मोटा मोटा जो आएगा वो आएगा 60,000 ग्राम पर मोल के समथिंग में, इतना ही आएगा आपका, चेक करके देख लेना पॉलीमर का MB की वैल्यू, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं फिर। चलो ठीक है, लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं आज की वीडियो के, ठीक है, और हमारे इस टॉपिक के भी। बट उससे पहले ना मैंने आपको बोला था कि कुछ एक एक्स्ट्रा टॉपिक भी होता है ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस में, जिसके मतलब वो बोर्ड में अगर क्वेश्चन देना चाहे ना वो आपको आराम से दे सकता है, बोर्ड में क्या नीट में भी आते ही है इसके,
ठीक है, तो इसको थोड़ा समझते हैं बड़ी आसानी से कि 3 टाइप के सब्सटेंस बता रहा हूं मैं आपको, एक आइसोटोनिक, एक हाइपोटोनिक और एक हाइपरटोनिक। तो इनको समझोगे कैसे? देखो आइसोटोनिक क्या होता है? आइसोटोनिक में क्या होता है कि जो दो अलग अलग सॉल्यूशन होता है उन दोनों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा क्या होगा? इक्वल होगा, वो एक दूसरे का आइसोटोनिक होंगे। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होगा मतलब पाई 1 इक्वल टू पाई 2। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होगा तो उनकी वैल्यू भी M1 R T1 M2 R T2 वो भी इक्वल होगी। तो आपको पता है क्या क्या कैंसिल हो जाएगा मेरा? R और ये, वैसे तो खैर सेम टेम्परेचर होता है, जैसे इस केस में मैं बताऊं, यहाँ पे मैं T1 T2 भले मैं लिख रहा हूँ, लेकिन ये कंडीशन किस केस में होती है? ये होती है सेम टेम्परेचर के केस में। इस चीज का ध्यान रखना, टेम्परेचर सेम रहता है दोनों के केस में, टेम्परेचर क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, ये मैं सोच रहा हूँ T1 T2 दोनों अलग अलग है, टेम्परेचर सेम रहेगा, टेम्परेचर कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए हमारे पास सारी चीजें कैंसिल आउट होके एट द एंड लास्ट में क्या आ जाता है? M1 इज इक्वल टू M2। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपसे बोलूं हाइपोटोनिक क्या होता है, तो हाइपोटोनिक आप देख सकते हो कि दोनों में से किसी एक का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा रहेगा, और हाइपरटोनिक क्या होता है कि दोनों में से किसी एक का जो आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो कम रहेगा। बड़े ध्यान से देख लेना, वैसे शायद मैंने कोई उल्टा ना बोल दिया हो। जो हाइपोटोनिक होता है उसमें क्या होता है? सॉल्यूशन हैव लेस ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब एक का कम होगा, पाई 1 इज लेस देन पाई 2। लेकिन हाइपरटोनिक के केस में क्या होगा? पाई 1 का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पाई 2। तो देखो यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल टर्म में लिख रखा है, आप लोग इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हो, कोई इतना बड़ा कुछ केस नहीं है, एक एक मार्क्स में अगर आएगा भी तो आप लोग आराम से लिख सकते हो। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, मेरा थोड़ा बोलने में हो गया होगा क्योंकि रात के टाइम पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेना, और आपको पता है वैसे भी यहाँ पे पूरे हॉल में अकेला ही हूँ। ठीक है, तो जस्ट किडिंग, बस यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना कि हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। हाइपोटोनिक में हमारे पास क्या होता है? एक का ऑस्मोटिक प्रेशर कम रहता है दूसरे सॉल्यूशन के कंपैरिजन में, और हाइपरटोनिक में क्या होता है? उसी सॉल्यूशन का या किसी एक का जो ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा वो ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू दूसरे के केस में। ठीक है, दूसरे सॉल्यूशन के केस में। अब जरा इसी के बेस में क्वेश्चन देख लेते हैं, न्यूमेरिकल लास्ट है। ठीक है, इस टॉपिक का न्यूमेरिकल क्या कहता है? अब 5% weight by volume cane sugar solution is isotonic with 0.877%। ठीक है, परसेंटेज का साइन है, कंफ्यूज मत होना। लो यूरिया सॉल्यूशन, ओके। तो इफ मोलर मास ऑफ केन शुगर इज 342 ग्राम, केन शुगर का मोलर मास भी दे रखा है, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ यूरिया, मतलब यूरिया का हमको मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो भाई देखो आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक में कंडीशन देखो सब सेम ही होती है ना? पाई 1 इक्वल टू पाई 2 है ना, M1 R T1 इक्वल टू M2 R T2, T1 T2 जो भी बोलो, कैसे तो कैंसिल आउट ही होना है क्योंकि सेम टेम्परेचर रहता है ना? टेम्परेचर कैसा रहता है? हमेशा ध्यान रखना, सेम टेम्परेचर के केस में होती है चीजें। ठीक है, तो एट द एंड लास्ट में हमारे पास बचेगा क्या? M1 इक्वल टू M2। अब मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, इसको V1 मान लेते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन V2, इसको V2 मान लेते हैं M2 वाले को। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जिसको 1 मान लो इसको 2 मान लो, तो वॉल्यूम भी सेम ही तो रहेगी। वॉल्यूम कौन से की चेंज होगी दोनों के लिए? भाई वॉल्यूम भी सेम ही रहेगी, ऐसा है ना कि एक के लिए वॉल्यूम अलग रहेगी दूसरे के लिए अलग रहेगी, वो भी सेम ही रहेगी। ठीक है, तो एट द एंड लास्ट में हमारे पास बच क्या रहा है? हमारे पास बच रहा है सिर्फ ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 वाले का एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेकंड वाले का। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो अगर मैं शुगर केन की बात करूं, मान लो ये किसका है? ये आपके पास शुगर केन का है, और ये वाला किसका है? ये आपके पास यूरिया का है। ठीक है, तो यूरिया का और शुगर केन का, तो यहाँ पे WB अपॉन MB इक्वल टू WB अपॉन MB, और यही होता है। अरे यही होता है ना? ठीक है, गिवन वेट कितना है जरा? 5%। 5% है, तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर परसेंटेज के फॉर्म में दिया रहता है तो एज्यूम करो, ठीक है, एज्यूम करो कि 100 ml का आपके पास वॉल्यूम था या सॉल्यूशन था, ठीक है, उसमें से 5%, 100 ml का 5% कितना होता है? 5 ग्राम। तो मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना रहेगा? 5 ग्राम। और आपको पता ही है वेट बाय वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम तो सेम ही रहेगी, वॉल्यूम तो चेंज होती है नहीं। ठीक है, बट वॉल्यूम का केस हम अलग कर देते हैं अभी यहाँ पे। तो शुगर केन का गिवन मास हमारे पास कितना दे रखा है? इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, 5 ग्राम हमको शुगर केन का दे रखा है, और मॉलिक्यूलर मास शुगर केन का कितना होता है? 342, ये भी हमको गिवन है। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है 0.877%, मतलब यार वही है, अगर 100 ml का सॉल्यूशन आप मानोगे तो यूरिया का भी गिवन मास कितना निकलेगा ग्राम के फॉर्म में? यही तो निकलेगा 0.877 ग्राम।
तो लिख लो ना इसको भी 0.877 ग्राम, और अपॉन में क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया। तो भाई यही तो निकालना है हमको, यही तो निकालना है। ठीक है, इसको इधर लेके चल जाओ, इसको इधर लेके चल जाओ, तो क्या हो जाएगा, जरा इसको कैलकुलेशन करो जरा, समझदार बच्चों। ठीक है, कैलकुलेशन करो जरा इसका, इसका हो जाएगा 342 इंटू 0.877 अपॉन 5। तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपके पास वो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 59.98 ग्राम के समथिंग में, या फिर 60 ग्राम अप्रोक्सीमेटली। आप इसको कितना ले सकते हो, 60 ग्राम के समथिंग में। तो आपके पास जो लास्ट में मोलर मास ऑफ यूरिया कितना आ जाएगा, 60 ग्राम। भाई ठीक है, सिंपल सा न्यूमेरिकल था, इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखो भाई, तो हमने अभी तक जो ये वीडियो मैंने कवर किया है, ठीक है, ये सेकंड पार्ट है, आपको भी पता होगा सॉल्यूशन चैप्टर का। तो लगभग मैंने सारी की सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, उनके बेस में न्यूमेरिकल भी करवा दिए। ठीक है, अब अगर आज का क्विक समरी मैं आपको देना चाहूँ तो सिंपल है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो क्या होती है, एक बिल्कुल चूजी होती है। चूजी समझ रहे हो, मतलब वो सिर्फ पर्टिकुलरली सब्सटेंस को ही अपने थ्रू पास होने देगी, जैसे कि सॉल्वेंट, वो सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को अपने थ्रू पास होने देती है। ये तो एसपीएम है। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, शीट या फिर फिल्म्स, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक होल्स या पोर्स रहते हैं उसमें। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। फिर उसके बाद मैंने आपको बोला डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन होता है आपके पास किसी भी सब्सटेंस की मूवमेंट कैसे, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको क्या समझाया, उसके बाद मैंने आपको समझाया ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस की दो डेफिनेशन होती है, एक सॉल्वेंट के केस में होती है, प्योर सॉल्वेंट के केस में। ठीक है, और एक होती है सॉल्यूशन के केस में। तो पहले हम प्योर सॉल्वेंट के केस में समझते हैं। मैंने आपको बोला था ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस होता है जिसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ट्रैवल करते हैं या मूवमेंट करते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, कैसे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, ये तो नॉर्मल डेफिनेशन थी, किसके केस में, सॉल्वेंट के केस में, प्योर सॉल्वेंट के केस में। ठीक है, मैंने आपको बोला नेचुरली अकरिंग प्रोसेस होती है, नेचुरली होती है, और ये तब तक फ्लो करते रहते हैं इसके पार्टिकल्स जब तक कि इक्विलिब्रियम अटेंड ना हो जाए। अब अगर मैं सॉल्यूशन के केस में बोलूं तो सॉल्यूशन के केस में इसकी डेफिनेशन उल्टी हो जाती है, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की तरफ यहाँ पे ट्रेवलिंग चलती है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है ये क्यों होता है, क्योंकि जब भी हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो हमेशा हम किसकी बात करेंगे, सॉल्यूट की बात करेंगे। ठीक है, डेफिनेशन वही है, बस सॉल्यूशन के केस में हमारी डेफिनेशन ऑस्मोसिस की चेंज हो जाती है। तो कंफ्यूज मत होना, वीडियो को रिवाइंड करके आप आराम से देख लेना पीछे करके। ठीक है, सब समझ में आ जाएगा। फिर मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर समझाया। मैंने आपको बोला कि मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर या फिर एक्स्ट्रा प्रेशर जो आप अप्लाई करते हो सॉल्यूशन की साइड में। ठीक है, कहां अप्लाई करते हो, सॉल्यूशन की साइड में। ठीक है, तो उस टाइप के प्रेशर को हम क्या कहते हैं, उस टाइप के प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ताकि जिससे हमारे सॉल्वेंट की मूवमेंट बस रुक जाए। ठीक है, जो फ्लो हो रही है ना हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, बस उसकी मूवमेंट क्या हो जाए, थोड़ा सा थम जाए। ठीक है, अच्छा यार, वीडियो खत्म करने से पहले ना मैं आपको थोड़ा सा इसी में ही एक सिंपल सी चीज भी समझा देता हूं, क्योंकि अगर वो नहीं समझाया ना तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, अगर वो नहीं समझाया तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो देखो, वीडियो खत्म करते करते मेरे को अच्छा वो चीज याद आ गई। वैसे नहीं भी होता तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा देता, बट कोई इशू नहीं। देखो, जब इतनी सब चीजें हो ही गई है तो यहाँ पे हमारे पास आता है रिवर्स ऑस्मोसिस। ये रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है भाई, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। देखो, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, बहुत सिंपल सा टर्म है। ठीक है, इसकी मैं अगर डेफिनेशन समझाऊं आपको, डेफिनेशन मतलब क्या होती है, व्हेन सॉल्वेंट पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल ट्रेवल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू इट्स हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन आफ्टर अप्लाइंग स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम किधर से, सॉल्यूशन साइड। अब भाई अगर आपको इसमें डेफिनेशन समझ में ना आ रही हो तो भाई मान लो मैंने आपको बोला था ऑस्मोटिक प्रेशर।
ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? मैंने आपको बोला था सॉल्यूशन साइड में मैं इतना अमाउंट ऑफ प्रेशर लगाऊंगा, मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर, जिससे मेरे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की मूवमेंट रुक जाए। सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ऑस्मोटिक प्रेशर में कहां से कहां रहते हैं? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। बट मान लो, और मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि जैसे एक साइकिल बड़ी तेजी से मेरी तरफ आ रही है, मैंने उसको सिर्फ रोकना, मैंने सिर्फ उसको इतना प्रेशर लगाया कि उसकी मूवमेंट रुक जाए बस। इतना ज्यादा प्रेशर लगा कि पीछे चल जाए। लेकिन मान लो कोई इंसान जिद्दी होता है, भाई उसने अब इतना हाई लेवल का प्रेशर लगा दिया कि अब साइकिल जो उसकी तरफ आ रही थी बड़ी स्पीड से, वो रुकी तो रुकी, लेकिन अब वो पीछे 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 होने लग गए, क्योंकि अब प्रेशर क्या हो गया? प्रेशर बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे हो गया। ठीक है, तो अब उस हिसाब से इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। मैं डायग्राम के थ्रू समझा देता हूं आपको। देखो कुछ नहीं है, सिंपल है, वही है केस। ठीक है, यहां पे मैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा देता हूं। ठीक है, ये मेरी क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब यहां पे सॉल्यूशन के साइड है, यहां पे क्या है? सॉल्वेंट की साइड है। ठीक है, मैंने यहां पे प्रेशर जो अप्लाई किया था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा जो मैंने प्रेशर अप्लाई किया था, ठीक है, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, उसमें मैंने क्या कर दिया? एक्स्ट्रा प्रेशर, हद से ज्यादा प्रेशर अब मैंने अप्लाई कर दिया उसमें। ठीक है, जिससे अभी तो पहले क्या हो रहा था? अभी पहले मेरी मूवमेंट चल रही थी, ये देखो, अभी मेरी मूवमेंट चल रही थी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूशन है, आप सभी को पता होगा, है ना? यही तो हो रहा था, लेफ्ट टू राइट, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मेरी मूवमेंट चल रही थी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की। किसके थ्रू? एसपीएम के थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। बट मान लो हमने यहां पे क्या लगाया? हमने यहां पे लगाया ऑस्मोटिक प्रेशर। पहले हमने नॉर्मल प्रेशर लगाया, पहले हमने क्या लगाया? नॉर्मल प्रेशर लगाया, ताकि सिर्फ सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स है जिनकी मूवमेंट हो रही है वो सिर्फ रुक जाए, थम जाए। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अब हमने इतना ज्यादा प्रेशर लगा दिया, एक्स्ट्रा प्रेशर इतना हाई लेवल का लगा दिया इस साइड में। किस साइड में? सॉल्यूशन की साइड में। अब जो मूवमेंट है ना, अब वो मूवमेंट क्या होने लग गई? चेंज, डायरेक्शन चेंज। आपको तो पता है सॉल्यूट के पार्टिकल्स तो यहां से ट्रेवल कर नहीं सकते, भाई सॉल्यूट के पार्टिकल्स तो यहां से ट्रेवल कर नहीं सकते, तो अब किसके पार्टिकल ट्रेवल करेंगे? सॉल्वेंट के। लेकिन अब क्या होगा? यहां से लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रेवल करेंगे। ठीक है, तो यही होता है मेरा रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, जैसे ना एक इसका एग्जाम्पल भी होता है, डिसैलिनेशन बोलते हैं हम शायद उसको। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होता है उसका? डिसैलिनेशन। डिसैलिनेशन मतलब क्या होता है पता है? सॉल्टेड वाटर को हम कन्वर्ट करते हैं ड्रिंकिंग वाटर में। चलो इसी के थ्रू ही समझा देता हूं। जैसे यहां पे मान लो ये इस साइड में क्या था मेरे पास? सॉल्टेड वाटर, नहीं सॉरी, इस साइड में क्या था मेरे पास? यहां पे सॉल्यूशन के साइड में, यहां पे क्या था? सॉल्टेड वाटर। तो मैंने डिसैलिनेशन की प्रोसेस लगाई। यहां पे क्या प्रोसेस हो रही है मेरी? डिसैलिनेशन की प्रोसेस। ठीक है, तो मैंने इतना हाई लेवल का प्रेशर लगाया कि सॉल्टेड वाटर अब किस में कन्वर्ट हो गया? ड्रिंकेबल वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो समझ रहे हो? मतलब यार हर जगह पे बहुत सारे एग्जांपल पड़े हुए आप लोगों के पास, जिससे आप आराम से समझ सकते हो। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यही था आपका रिवर्स ऑस्मोसिस। होप सो आपको समझ में आया हो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है, अब देखो भाई, हमारे पास लास्ट टॉपिक बचता है वेंट्स ऑफ फैक्टर का। ठीक है, और वेंट्स ऑफ फैक्टर ही ऐसा टॉपिक है जिसमें से ना बहुत ही ज्यादा अमाउंट में क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, बोर्ड में, नीट में, जेई में, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ले लो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं उसके ऊपर थोड़ा वीडियो ऐसा हो सकता है कि सिर्फ वेंट्स ऑफ फैक्टर में आपके 2 पार्ट मेरे को अलग से बनाने पड़ जाए। ठीक है, बट उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो प्लीज आप जरा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और कोई भी अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट हाँ मेहनत बहुत लगती है बनाने में। ठीक है, तो होप सो कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। देखो वीडियो को ना बनाने का जो मकसद है ना, मेन एम वो यही है कि आप लोग आराम से घर में बैठे बैठे अच्छे से बड़ी स्क्रीन में देखो और समझो कि सामने वाला बोल क्या रहा है। ठीक है, और अपने नोट्स भी बनाते रहो साथ में। मैं आपको वैसे कंप्लीट नोट्स ही लिखाता हूँ, बट प्लीज थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए थोड़ा सा। ठीक है, और बहुत मेहनत लगती है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं।
ओके, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।